Good afternoon, all of you. Today we will discuss the Prime Minister of Britain. It means we will try to understand what are the important power and functions of the Prime Minister of UK and what is his status. When we talk about the office of Prime Minister, we can say that it is the strongest office of British political system. जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो पूरे राज्य रूपी पूरी जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी धुरी की भूमिका निभाता है एंड ये इज़ बेसिकली द की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च। जो कैबिनेट रूपी पूरा प्रशासन चक्र है उसके आधारशिला की भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है और पूरा जो एक्चुअल जो पावर्स होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख की भूमिका के रूप में उसकी एकदम केंद्रीय स्थिति रहती है और पीएम जो है उसको ही माना जाता है इज़ द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी एंड फर्स्ट अमंग इक्वल्स। जो राजस्व खजाना है उनके भी प्रथम प्रधान के रूप में और जितने बाकी मंत्री हैं उनकी स्थिति स्टेटस तो ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर माने जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट अमंग इक्वल्स। उन सब में वो समकक्षों में प्रथम की पोजीशन में होंगे। इलेक्शंस भी जो होता है बेसिकली वो जो तो टॉप लीडर्स होते हैं दोनों पार्टीज़ के, यानी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जनरली आजकल मतलब सिचुएशन में चेंजेस आई है, कोalition गवर्नमेंट का वहाँ भी ट्रेंड चला है जहाँ पे लिबरल पार्टी भी मेजर रोल प्ले कर रही है। नहीं तो जनरली हम देखते हैं कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच में एक टसल रहता है, उसमें टॉप लीडर्स के बीच में ही उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर ही हम उनका इन्फ्लुएंस, उनका पार्टी पर कमांड, ओवरऑल नेशन पर कमांड, इसके आधार पर हम इलेक्शंस के आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस है वो सब कुछ स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल वर्क क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो 1721 से ही एग्जिस्टेंस में है और 1878 में ही जो फर्स्ट टाइम था जिसको कि मतलब ये प्राइम मिनिस्टर पद के बारे में मेंशन किया गया था इन द ट्रीटी ऑफ बर्लिन की संधि में इसका उल्लेख किया गया था और 1906 में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को प्लेस भी दिया गया था इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और एक डायरेक्ट रिकॉग्निशन जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को मिला वो 1937 में अंडर द मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट के तहत उसे मान्यता प्रदान किया गया। जो दो महत्वपूर्ण अभिसमयिक प्रचलन है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि फर्स्ट तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन सदन के जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। हमने भी इसी तरह का सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया। हमारे यहाँ भी जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता है वही जनरली प्रधानमंत्री होते हैं और लीगली इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ किंग टू अपॉइंट पीएम। एक वैधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि ये राजा की इच्छा पर मतलब ये राजा का एक विशेष अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पर अगर वास्तविकता में देखें तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और उसको नियुक्त करना, अपॉइंट करना जस्ट एक रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है जिसको कि कहा जाता है कि किंग कर रहा है, क्योंकि वो जो बहुमत में जीता है उसी को उसको अपॉइंट करना होता है। सिंस 1923 एक कन्वेंशन ये भी आया है कि पीएम जो है वो एटलीस्ट मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन होना चाहिए, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसा नहीं है कि अगर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है तो उसको प्राइम मिनिस्टर पद को लिए उतना नहीं कैपेबल माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का जो सिस्टम है वो हेरिडिटरी बेस पर सेकेंड हाउस का कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसीलिए जो एक्चुअल में पीपल का रिप्रेजेंटेशन है वो हाउस ऑफ कॉमन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब बात आती है कि उनके स्टेटस की अगर बात करें तो मई 2010 में यूनाइटेड किंगडम में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ कि जबकि कोलिशन गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ जिसमें कंजर्वेटिव लीडर डेविड कैमरून प्राइम मिनिस्टर बने और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के निक क्लेग को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में
कॉमन मिनिमम एक जो कोलिशन बनाने के प्रोग्राम बनते हैं उसके बेसिस पर काम हुआ। और इसने एक लंबा जो 13 ईयर्स का जो रूल था लेबर पार्टी का वो ख़त्म हुआ। और एक तरह से देखें तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही है और 24 जुलाई 2019 से वो अपनी पोजीशन में बने हुए हैं। और 5 ईयर का टेन्योर, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पर भी वही प्रोविज़न है। और यूके में क्योंकि यूनिटरी स्टेट का फॉर्मेट है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय प्रजातंत्र को अडॉप्ट किया गया है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, यानी संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी जो राजा है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो राष्ट्र का प्रमुख होगा, और प्रधानमंत्री जो होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, यानी वो शासन का प्रमुख होगा। तो इस तहत जब वो काम करते हैं तो इसमें जो फंक्शंस और पावर्स उभर कर आते हैं प्राइम मिनिस्टर का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट का गठन करना। कि एक सैद्धांतिक रूप से तो माना जाता है कि एक प्रीरोगेटिव है, किंग ही अपॉइंट करेगा मिनिस्टर का, लेकिन एक्चुअल में देखें तो यहाँ किंग का रोल काफ़ी लिमिटेड होता है। प्राइम मिनिस्टर जिन नामों को सजेस्ट करता है उन्हीं को किंग अपॉइंट करता है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज़ है, विभिन्न विभागों मंत्रालयों का बंटवारा करना या किसी मंत्री को उनके पद से हटाना, कैबिनेट के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करना, पूरे राज्य की शासन व्यवस्था के एक साधारण प्रमुख, एक प्रबंधक, एक प्रमुख समन्वयक, चीफ कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है प्राइम मिनिस्टर का। और जितनी भी कैबिनेट कमिटीज़ हैं वो बेसिकली वो उनको क्रिएट ही इसलिए किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिससे कि वो गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनके जो बॉडीज़ है, डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सके। तो इसी वजह से कार्टर एंड हेज भी प्राइम मिनिस्टर के लिए टर्म यूज़ करते हैं कि इज़ द मैनेजर इन चीफ ऑफ द गवर्नमेंट्स बिजनेस, कि जो सरकार का जो कार्य है उसके प्रबंधक प्रमुख की भूमिका में प्रधानमंत्री काम करते हैं। और किंग के भी ये चीफ एडवाइज़र होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो स्पीच फ्रॉम द थ्रोन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें कि किंग पहली बार रीड करता है जबकि पार्लियामेंट का सेशन ओपन होता है इलेक्शंस के बाद, फ्रेश सेशन। तो जो राज मुकुट के स्थान से, थ्रोन राज सिंहासन के स्थान से जो अभिभाषण होता है उसमें कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाएगा किंग के द्वारा, राजा के द्वारा, उसका डिसीजन भी प्राइम मिनिस्टर करता है। और कहीं ना कहीं वो मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की भूमिका निभाता है। वो संपर्क सूत्र बने रहते हैं बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द किंग, राजा एवं मंत्रियों के मध्य। और कहीं ना कहीं जो कैबिनेट का डिसोल्यूशन है, कैबिनेट का विघटित हो जाना भी प्राइम मिनिस्टर पर ही निर्भर करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो ऑब्वियसली पूरा कैबिनेट ही डिसॉल्व हो जाएगा। और वहाँ पर क्योंकि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व का कंसेप्ट है, तो इस वजह से सामूहिक रूप से वो काम करते हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, उनका जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर के रूप में या कोलिशन ग्रुप के लीडर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वो अलग अलग कंपोनेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सके। फिर एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी प्राइम मिनिस्टर के रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे किंग जो है वो सत्र को आहूत करता है, लेकिन पार्लियामेंट के जो आहूत वो सत्र को करता तो है थियोरेटिकली, पर एट द इसको कह सकते हैं कि वो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके परामर्श से ही वो काम करता है। और कब सदन को स्थगित किया जाएगा, कब सदन को विघटित किया जाएगा, ये भी सत्र जो डिसीशंस हैं ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार ही किंग करता है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट को भी विघटित कर सकता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है, क्योंकि जो किंग यूज़ करता है, लेकिन किंग कब यूज़ करता है,
कि जब वो सिचुएशन देखकर उसको एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो करता है। अब अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर जो नियुक्तियां करता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मेकिंग जो पावर्स है प्राइम मिनिस्टर की, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत व्यापक है। एम्बेसडर से लेके, जस्टिस से लेके, लॉर्ड चांसलर, चेयरमैन, आपके मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरीज जो संवैधानिक आयोग है उनके सदस्य, इन सब को प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है। तो उनका कौन होगा उस पद के लिए, इसका फाइनल डिसीजन मेकिंग का काम वो करता है। फिर जो इम्पोर्टेंट ऑनर, जो पदवियाँ प्रदान की जाती है, उसमें डिसीजन मेकिंग का काम, या नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषणा करनी है, इसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर हम इनके रोल को देखें तो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका चर्चिल ने बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और उसी तरह जो कोलिशन वॉर हुआ था अगेंस्ट इराक के विरुद्ध, जो एक संगठित युद्ध हुआ था मार्च 2003 में, उसमें भी टोनी ब्लेयर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले किया था और इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग किया, जिसमें काफ़ी उनको रिस्क भी था, लेकिन उन्होंने एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो क्राइसिस सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिसीजन मेकिंग जो फाइनल अथॉरिटी के रूप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन और स्टेटस को कितना एफिशिएंटली एक पर्सन यूज़ कर सकता है, इसको काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी प्राइम मिनिस्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस स्टैंड को यूके अडॉप्ट करेगा जब उसको इंटरनेशनल लेवल पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों की डीलिंग करनी होगी। तो इसीलिए जेनिंग्स जो है वो कंपेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर को विद द सन अराउंड विच अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। एक ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर बाकी ग्रह यानी बाकी मंत्री और बाकी ऑफिशियल्स परिक्रमा करते हैं। इसी तरह हेरल्ड ऑग जो है वो उनको कंपेयर करते हैं इसके ऑफिस को कि वो बहुत ही पावरफुल ऑफिस है। और अगर हम अलग अलग देशों के डेमोक्रेटिक जितनी भी प्रजातांत्रिक सरकारें विश्व में कार्यरत हैं वहाँ देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट पावरफुल है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का पद माना जाता है। और उनको सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल नहीं कह सकते हैं, उनको सिर्फ समकक्षों में प्रथम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन में मेजॉरिटी पार्टी का हेड होने के नाते कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट में, बजट के कॉन्टेक्स्ट में भी उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रहती है। अगर यहाँ हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ उनका कंपैरिजन करें तो उस मामले में वो काफ़ी कुछ सीनेट के अधीन होकर उसको काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड इस तरह का कोई रोल नहीं प्ले करता है और हाउस ऑफ कॉमन में प्राइम मिनिस्टर इसमें काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि पावरफुल है तो वो डिक्टेटर हो जाएगा, और ना ही वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है। कई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जैसे वॉलपोल है, चर्चिल है, मैकमिलन है, थैचर है, और इसी तरह कुछ वीक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, जैसे चैम्बरलिन को माना जाता है, जॉन मेजर को माना जाता है, कुछ और। तो बहुत कुछ उनकी पर्सनैलिटी पे निर्भर करती है, वो टाइम और कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर करती है, वो अपने रोल को कितना एफिशिएंटली प्ले करते हैं। अब हम अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को सम अप करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी और उनका व्यवहार एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी तरह से व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट विजिलेंस में रहते हैं प्रेस के, अपोजिशन के और पार्लियामेंट के। प्रेस का, विपक्ष दल का और संसद की पैनी नज़र बनी रहती है कि प्रधानमंत्री की प्रत्येक गतिविधियों पर, इसलिए उन्हें भी काफ़ी सोच विचार के कदम उठाने पड़ते हैं, अन्यथा उनकी सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। और मास मीडिया जो है आज के समय में वो कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड रखती है सारे ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स उसके कामों का, और इसीलिए उसको भी ये रेस्पेक्ट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके रूल रेगुलेशंस को। भले वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ के जो स्टैट्यूट्स है, कन्वेंशंस है, प्रैक्टिसेस है, उनको इथोस को अगर वो फॉलो करेगा, पार्लियामेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, तभी वो स्ट्रांगली अपने पावर को यूटिलाइज करके अपना इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर सकता है। और जब प्राइम मिनिस्टर कोलिशन गवर्नमेंट के हेड की भूमिका में रहता है तो उसके काम जो है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपने पावर को एक तानाशाह की तरह यूज़ कर सकता है या एक निरंकुश शासन व्यवस्था को वो एस्टैब्लिश कर सकता है। उसको हमेशा ही संवैधानिक मापदंडों के अंतर्गत रहते हुए ही अपनी भूमिका का निर्वहन
करना होता है। थैंक यू।